जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं भी होते हैं और आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रखते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के बारे में कुछ आधारभूत जानकारियाँ हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी कि इतनी बड़ी संस्था का निर्माण करना पड़ा और कैसे ये पॉसिबल हो पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या है यूनाइटेड नेशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अब तक पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1914 से 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संधि हुई थी, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि वर्ष 1919 में। और 1919 की वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की ख़त्म होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का जो नुकसान हुआ, भारी जान माल का नुकसान हुआ, कुछ विश्व के पटल पर आर्थिक नुकसान को देखा गया, तो एक संगठन का निर्माण किया गया जो ये सुनिश्चित करेगा कि अब दुनिया में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो या ऐसी स्थिति ना आए कि दुनिया भर के देश एक दूसरे से फिर से उलझे। तो लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया, लीग ऑफ नेशन। तो इस संस्था का गठन किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और इस संस्था के गठन का सुझाव दिया था वुड्रो विल्सन ने। और ये वुड्रो विल्सन उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव रखे गए कि अब दुनिया में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और ऐसी स्थिति को मेंटेन करके रखना कि दूसरे विश्व युद्ध जैसी कंडीशन उत्पन्न ही ना हो। लेकिन ये संस्था अपने उद्देश्यों में असफल रही और द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में पोलैंड पर अटैक कर दिया जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को। और इस अटैक के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो जवाबी कार्रवाई में 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन भी उतर आए। उसके बाद रसिया भी इनके साथ जुड़ गया और दूसरे गुट से जर्मनी के साथ इटली आ गया, जापान आ गया, और परिस्थिति ऐसी हो गई कि पूरे दुनिया भर के देश एक दूसरे से उलझ गए और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ ये कि पूरी जो दुनिया थी वो 2 ग्रुप्स में बढ़ गई। एक ग्रुप का नाम दिया गया अलाइड पावर और दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया एक्सिस पावर। तो अलाइड पावर में जो कंट्री थी वो थी यूके, यूएस और अन्य और सहयोगी देश थे इनके। और एक्सिस पावर में मुख्य कंट्री थी जर्मनी, इटली, जापान। ये सभी देश 2 गुटों में बंट गए। तो 1941 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1941 में एक चार्टर आया जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। अटलांटिक चार्टर क्या होता है? एक प्रकार का घोषणा पत्र या एक आदेश होता है। तो इस चार्टर में जो अलाइड पावर्स कंट्रीज़ थी, इन सब ने एक समझौता किया या एक योजना बनाई कि अब ये जो एक्सिस पावर है इसको ख़त्म करो और दुनिया में शांति स्थापित करो, क्योंकि युद्ध से एक भीषण त्रासदी हो रही थी। तो अलाइड फोर्सेस जो थी, जिसमें यूके, यूएस था और इनके और अन्य 26 सहयोगी देश थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सिस पावर को ख़त्म किया जाए और दुनिया में शांति स्थापित की जाए। तो इस कदम के बाद, अटलांटिक चार्टर के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट, एफडी में एफ स्टैंड फॉर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नाम सुझाया, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन नाम जो था
ये एफ.डी. रूजवेल्ट ने सुझाया था। ये अभी सिर्फ इन्होंने नाम बताया है कि हम ऐसी कोई संस्था बना सकते हैं जिसको यूनाइटेड नेशन नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन नाम तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुझा दिया। देखिए यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन के गठन में भी मुख्य रोल अमेरिकी राष्ट्रपति का है, और यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ था उसमें भी यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके बाद वर्ष 1942 में यूएन डिक्लेरेशन आया, यूएन डिक्लेरेशन यानी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। और ये पहली आधिकारिक घोषणा थी यूनाइटेड नेशन की। नाम किसने सुझाया था? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन नाम का सुझाव किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था, लेकिन इसकी पहली ऑफिशियल घोषणा की गई यूएन डिक्लेरेशन के साथ वर्ष 1942 में। ठीक है, ये घोषणा हो गई, तय हो गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो युद्ध की बहाली करेगी और शांति स्थापित करेगी। उसके बाद वर्ष 1944 में वॉशिंगटन में एक बैठक हुई अलाइड पावर कंट्रीज़ की, और वॉशिंगटन में उस बैठक को नाम दिया गया डम्बरटॉन ओक कॉन्फ्रेंस या डम्बरटॉन ओक सम्मेलन। और इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। देखिए, जब कोई भी संस्था का निर्माण किया जाता है तो एक ढांचा बना लिया जाता है पहले। तो डम्बरटॉन ओक कॉन्फ्रेंस में 1944 में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि यूनाइटेड नेशन कैसे बनेगा, इसकी संरचना क्या होगी, इस पर इस सम्मेलन में काम किया गया। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। उसके बाद 26 जून 1945 को एक और कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और इसमें 51 देशों ने, ये जो यूएन डिक्लेरेशन आया था 1942 में, उसके बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। 51 देशों के हस्ताक्षर करते से ही यूनाइटेड नेशन का गठन यानी निर्माण हो चुका था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गई थी 51 देशों की सहमति से। अतः इसके संस्थापक सदस्य देश अगर कभी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो वो 51 थे। ठीक है, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गई। मतलब इसके जो नियम थे, इसका जो चार्टर तैयार हुआ था, ये पूरी दुनिया पे अप्लाई हो चुका था 24 अक्टूबर 1945 को। और यहाँ पर आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु अटैक करके जापान से 15 अगस्त को सरेंडर करवा लिया था। और सरेंडर करने वाला अंतिम देश जापान ही था, और जापान के सरेंडर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को लागू कर दिया गया, और इसके संस्थापक सदस्य थे। अच्छा, अब भारत की क्या स्थिति थी यूनाइटेड नेशन को लेकर? तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर किया था और यूनाइटेड नेशन से जुड़ा था। क्योंकि भारत इसका संस्थापक सदस्य था। जो 51 देश थे जो इनने हस्ताक्षर किए थे सैन फ्रांसिस्को में, इसमें भी भारत इसका संस्थापक सदस्य था। किंतु 30 अक्टूबर 1945 को इसने ऑफिशियल घोषणा किया कि हम भी इसके मेंबर रहेंगे। और तब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो ये था यूनाइटेड नेशन के गठन का इतिहास कि किन परिस्थितियों में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। अब हम जान लेते हैं इसके प्रतीक के बारे में। इसका प्रतीक भी बहुत मुख्य रोल निभाता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसके झंडे के बारे में। तो जो यूनाइटेड नेशन का झंडा निर्धारित किया वो कुछ ऐसा था। ये तो झंडे का फ्रेम हो गया। यहाँ बैकग्राउंड में ये जो था ये ब्लू कलर से था, लाइट ब्लू कलर से, और बीच में ऐसा एक सर्कल था जिसमें रेंडम बना रहा हूँ मैं, ऐसे एक सर्कल था जिसमें प्लस का निशान था, और ऐसे और 2 सर्कल थे। और इन सर्कल के बीच में यहाँ पे पूरा वर्ल्ड मैप बनाया गया है। यहाँ पे पूरे विश्व के 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है। और यहाँ पे ऐसी 2 टहनियाँ लगी हुई है,
जो एक विशेष वृक्ष की है। ये जो 2 टहनियाँ हैं ये किसी विशेष वृक्ष की है। और वो परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन के झंडे में जो एक वृक्ष की टहनियाँ हैं वो किस वृक्ष से ली गई है। तो ये जैतून के वृक्ष की टहनी है, जैतून। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ऑलिव, तो जैतून के वृक्ष की टहनियाँ यूनाइटेड नेशन के झंडे में है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। अब जानेंगे हम इसकी वर्तमान स्थिति कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन की क्या स्थिति है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो इसके बैकग्राउंड के बाद अब हम देखते हैं इसकी वर्तमान स्थिति। तो क्या है यूनाइटेड नेशन की वर्तमान स्थिति। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन आइलैंड है, मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वर्तमान में 193 सदस्य देश है। और इसमें ज्वाइन होने वाला अंतिम देश जो है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो वर्ष 2011 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। जो साउथ सूडान है ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो सूडान से 2011 में टूटकर अलग हुआ था और 2011 में ही इसने यूनाइटेड नेशन की सदस्यता हासिल की थी। ठीक है, अब इसकी भाषाओं के बारे में जान लेते हैं हम कि यूनाइटेड नेशन में किन किन भाषाओं का, यूनाइटेड नेशन की भाषाएं किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है यूनाइटेड नेशन की भाषाओं के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की जो भाषा है वो 2 प्रकार की है। पहली तो हम देखेंगे इसकी आधिकारिक भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर दूसरी हम देखेंगे इसकी कार्यकारी भाषा, मतलब वर्किंग लैंग्वेज। आधिकारिक भाषा और कार्यकारी भाषा से मतलब ये है कि पूरे यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश है। इन सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन जब ये एक साथ सम्मिलित होते हैं और इनकी बैठक होती है तो सभी देश अपनी अलग अलग भाषाओं में बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पक्ष अगर उनको रखना है तो उसके लिए 6 भाषाएं निर्धारित की गई है, जिसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा जिससे याद रखने में आसानी होगी। फ्रेस्का, फ्रेस्का एक जूस कंपनी का नाम भी है, तो इससे अगर रिलेट करके आप याद रखेंगे तो आसानी होगी याद करने में। तो इसकी 6 भाषाएं हैं। पहला एफ से फ्रेंच, आर से रसियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से हो गई चाइनीज़। चाइना में मंदारिन भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे भारत की भाषा होती है हिंदी, तेलुगु, तमिल, वैसे चाइना में मंदारिन भाषा बोली जाती है। और 6वीं हो गई अरेबिक, यानी अरबी भाषा। और ये जो अरेबिक भाषा है इसको सबसे अंत में जोड़ा गया है। सबसे लास्ट भाषा यानी सबसे लास्ट आधिकारिक भाषा का दर्जा अरेबिक को दिया गया है। तो इसमें जो फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश और चाइनीज़ है, ये जो 4 भाषाएँ हैं, ये और ये तो है जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है। अभी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये परमानेंट मेंबर्स की भाषा है। और ये जो अरेबिक है और स्पेनिश, ये अरेबिक और स्पेनिश जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसकी कार्यकारी भाषा, तो कार्यकारी भाषाएँ 2 है। पहली तो इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। तो यूनाइटेड नेशन में जो सभी देश सम्मिलित होते हैं वो इन 6 भाषाओं में से किसी एक भाषाओं में मतलब अपना पक्ष रखते हैं या अपना प्रस्ताव रखते हैं। और जो यूनाइटेड नेशन अपना प्रस्ताव पारित करता है या कोई भी घोषणा करता है या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है तो ये इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी भाषाएँ देख ली। अब भाषा के बाद हम देखेंगे इसके अंगों के बारे में कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के अंग या ऑर्गन्स, तो इसके कुल 6 अंग हैं। कुल 6 अंग है, जिसमें से इसके 5 अंग वर्तमान में क्रियाशील है, मतलब ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। और इसका जो एक अंग है वो निष्क्रिय है। आगे हम जब ब्रीफ से पढ़ेंगे इसके सभी अंगों को
डिटेल से डिस्कस करेंगे तो जानेंगे कि ये क्यों निष्क्रिय है, क्या कारण है कि ये अब ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर रहा है, कि कोई भी ऑपरेशन नहीं चला रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑर्गन UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, और जो यूएन के बाकी और भी ऑर्गन्स है, यानी बाकी जो अंग है, उनमें से एक ऑर्गन को छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको छोड़कर बाकी सभी अंगों के मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब इसमें पूरे 193 देश, जो 193 यूएन के मेंबर्स हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में शामिल होते हैं। और सभी देशों की वैल्यू होती है एक एक वोट, एक एक वोट की वैल्यू होती है। यहाँ पर वोट करते हैं कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये जो 193 सदस्य देश हैं, इनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी, विजया लक्ष्मी पंडित। और ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो 1952 से 1953 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है, प्रत्येक वर्ष बैठक होती है, जो आयोजित की जाती है सितंबर से दिसंबर के बीच में। सामान्यतः सितंबर में बैठक स्थापित की जाती है और दिसंबर तक चलती है। ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब 193 मेंबर्स यहाँ आके बैठते हैं तो एक किन टॉपिक्स पे बात करते हैं या क्या काम करते हैं? ठीक है, तो ये विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, किसी नए मेंबर को ऐड करना है, नया सदस्य जोड़ना है, किसी को हटाना है, यानी जो वर्तमान मेंबर्स हैं इसमें से किसी को हटाना है। और इसका सबसे मुख्य काम होता है बजट पारित करना, बजट पारित करना। बजट क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब काम करता है तो इसको फंड की आवश्यकता होती है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये इसको फंड देते हैं। तो कौन कितना फंड देगा, तो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बजट पारित किया जाता है। तो ये बजट पारित करने वाला काम जो करती है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर यूनाइटेड नेशन में किसी नए सदस्य देश को जोड़ना है तो उसका प्रस्ताव कहाँ से लाया जाएगा? तो उसका प्रस्ताव लाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा से, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। और यहाँ पर जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं वो 2/3 बहुमत से पास होते हैं, 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब हम इसके दूसरे ऑर्गन की बात करते हैं। तो इसका दूसरा ऑर्गन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है और काफ़ी विवादों में भी रहता है। तो इसके दूसरे ऑर्गन की हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है इसको, सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पोलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि इसका मुख्य काम है दुनिया भर में सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके टोटल 10 मेंबर हैं, इसके 15 मेंबर होते हैं, इसके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर, और ये हो गए परमानेंट मेंबर। ठीक है, 5 स्थायी सदस्यों में इसके हैं
जो द्वितीय विश्व युद्ध विजेता है, जिसमें यूके है, यूएसए है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना, ये इसके परमानेंट मेंबर है, जिन्हें P5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, P5 कंट्री। और इन 5 देशों के पास एक विशेष पावर होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। पूरी दुनिया में इन 5 देशों के पास एक स्पेशल पावर है जिसको वीटो पावर के नाम से जानते हैं, यानी निषेधाधिकार। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार। जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो इन 5 सदस्य देशों की सहमति से ही पास किया जा सकता है। अगर किसी ने भी, इन 5 देशों में से किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और इसको अभी वर्तमान दुनिया में इसको सबसे बड़ी पावर माना जाता है। और जो इसके 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं इसके, ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। और इनकी नियुक्ति यानी इनका चुनाव कौन करता है, तो जो अभी हमने इसकी पूर्ववर्ती संस्था पढ़ी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसके अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है, ठीक है। इनके पास केवल वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट होता है बस, इसके अलावा कोई पावर नहीं होती है। और भारत 2021-22 में 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना था 2021-22 में। वर्तमान में भारत इसका सदस्य नहीं है। और ये जो संस्था यानी ये जो अंग है यूनाइटेड नेशन का, यह एक, इसका मुख्य काम है, सबसे पहली बात तो इसका मुख्य काम है सुरक्षा करना, ठीक है। और इसके जो डिसीजंस रहते हैं वो बाध्यकारी रहते हैं। ये आदेशात्मक संस्था है, ये एक आदेशात्मक संस्था है। ये जो आदेश देती है इसको मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। याद रखिएगा, सबसे पहला यूके यानी ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अब हम इसका अगला अंग देखते हैं। इन सभी अंगों का, एक अंग को छोड़कर इन सभी अंगों का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक और महत्वपूर्ण संस्था को देखते हैं, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, ठीक। इसका ये तीसरा अंग है। यह एक प्रशासनिक अंग है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी लिखा पढ़ी के काम होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, जितना भी डाटा होता है, सबको ये कलेक्ट करता है, जो सेक्रेटेरिएट है। और इसका एक प्रमुख होता है जिसको महासचिव कहा जाता है, यानी जनरल सेक्रेटरी। और इस जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हमने इसका पहला ऑर्गन पढ़ा था वो इसकी नियुक्ति करती है। लेकिन जो इसका सेकेंड ऑर्गन है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी सलाह पर करती है। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी का नाम सजेस्ट करेगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और वो महासचिव का चयन करेगी। पर ये जो महासचिव होगा वो जो हमने स्थायी सदस्य पढ़े हैं P5 कंट्री, परमानेंट 5 के जो कंट्रीज़ हैं उनमें से नहीं हो सकता। और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ये 5 वर्षों के लिए चयनित होता है। इस बात को मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इसका चयन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर करती है, ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं हम, इसके कार्य क्या है। तो यूनाइटेड नेशन के जितने बाकी सब ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आगे हम पढ़ेंगे, तो इन सबको कोई भी डाटा या इसकी जो भी और संस्थाएं हैं, जैसे इसकी एजेंसीज होती है, यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, और अन्य जितनी भी इसकी संस्थाएं, इससे संबंधित जो भी संस्था है, उन सभी को डाटा रिपोर्ट्स अवेलेबल कराती है, उन सभी की मदद करती है। तो इसका यही सब कार्य हो गया, डाटा अवेलेबल कराना, रिपोर्ट देना, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज कराना है तो कॉन्फ्रेंस अरेंज कराने का काम करेगा,
सचिवालय, सचिवालय के अंतर्गत महासचिव। और यूनाइटेड नेशन का स्पोक पर्सन भी कहा जाता है इसको, स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता। ठीक है, यानी जब भी यूनाइटेड नेशन को कहीं रिप्रेजेंट करना होगा, यूनाइटेड नेशन का जब भी कहीं प्रतिनिधित्व करना होगा तो यूनाइटेड नेशन का महासचिव करेगा। ठीक है, और वर्तमान में इसके महासचिव, इसके वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल से हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो भी सचिवालय के बारे में। तो इसके पहले महासचिव यूएन के जो है फर्स्ट महासचिव कौन थे? तो त्रिग्वे ली इसके पहले महासचिव थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और अक्सर ये होता है कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी बनाया जाता है, सेक्रेटरी जनरल, वो यूरोपियन कंट्री से हो। जो यूथांट नाम से एक महासचिव थे जो नॉन यूरोपियन थे, ये बर्मा से थे। बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 1937 में भारत से अलग होकर एक नया देश बना था। ठीक है, तो ये इसके महासचिवालय यानी इसके सचिवालय के बारे में जानकारी हो गई। अब हम इसका अगला अंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी तक हमने इसके 3 अंग डिस्कस कर लिए हैं, UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका सचिवालय, और हमने बात की कि इसके वर्तमान जो सचिव है, इसके वर्तमान यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अब हम इसका चौथा ऑर्गन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नाम से ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 15 जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और एक देश से केवल एक ही जज चुना जा सकता है। ठीक है, 15 जज चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, और इन्हीं 15 जजों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि ये जो 15 जज होते हैं सदस्य के रूप में जुड़े हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और इन्हीं में से एक अध्यक्ष चुना जाता है जो 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, इसका जो कोरम है, कोरम या गणपूर्ति, अब यहाँ समझेंगे कि कोरम क्या होता है। जैसे कोई भी अदालत होती है या कोई भी संस्था होती है जहाँ बैठक की जाती है या किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है, तो कोरम उस चीज़ को कहा जाता है कि कम से कम इतने सदस्य, यानी जैसे यहाँ 15 जज हैं तो कम से कम कितने सदस्य बैठेंगे कि किसी मुद्दे पर कार्यवाही चालू की जा सके, तो उसको बोलते हैं उस संस्था का कोरम या गणपूर्ति। तो कम से कम 9 जज अगर अवेलेबल होंगे तभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो इसके जो कोरम या गणपूर्ति है वो 9 जज होती है। ठीक है, अब वर्तमान भारत के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में भारत से ICJ में जज कौन है? तो दलबीर भंडारी है, दलबीर भंडारी, जिनको 2017 में री इलेक्ट कर लिया गया। 2017 में ये री इलेक्ट हुए हैं। ये पहले भी चुने गए थे और 2017 में इनकी पुनः नियुक्ति कर ली गई है। ठीक है, अभी ICJ करता क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, इसका कार्य क्या होता है? तो ये दुनिया भर ये आपसी मुद्दे नहीं देखता है। किसी देश के अंदर के 2 देशों के बीच में अगर युद्ध जैसी स्थिति है, यानी वार क्राइम्स के केसेस देखता है, किसी देश ने दूसरे देश की टेरिटरी पे अटैक कर दिया या अवैध कब्जा कर लिया, इस टाइप के मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है तो वो ICJ में डिस्कस किया जा सकता है। हाल ही में रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेड कर दिया है, तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। वॉर क्राइम,
अवैध कब्जा और भूमि सीमा विवाद, जैसे भारत और चीन के बीच में भूमि सीमा विवाद है, तो ऐसे मुद्दों को आईसीजे में डिस्कस किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आईसीजे में भारत के जो जज गए हैं, अब तक भारत के कौन कौन जज रहे हैं। इंडियंस इन आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज, तो सबसे पहले थे बी.एन. राव जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने। बी.एन. राव के बारे में अगर आप जानो तो इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये इतने महान व्यक्तित्व थे कि जब भारत से बर्मा या म्यांमार अलग हुआ तो इन्होंने म्यांमार का संविधान बनाने में भी सहायता की थी, भारत के संवैधानिक सलाहकार रहे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी रहे हैं। ठीक है, दूसरे थे नागेंद्र सिंह, जो भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे, और ये पहले भारतीय हैं जो आईसीजे के अध्यक्ष भी बने। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आईसीजे का अध्यक्ष 3 वर्षों के लिए इन्हीं में से चुना जाता है, तो ये एकमात्र भारतीय है जो आईसीजे में अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। इनके बाद तीसरे थे आर्यन पाठक या रघुनंदन पाठक। ठीक है, और चौथे जो वर्तमान में भी है दलबीर भंडारी। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो 6 अंग हैं, इन सभी में 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो ये आईसीजे है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय है द हेग में, और ये द हेग कहाँ आता है, नीदरलैंड के बारे में अगर आप जानते होंगे तो नीदरलैंड का पुराना नाम, या पहले इसको डच भी कहा जाता था, डच या हॉलैंड। वर्तमान में इसने अपने आप को हॉलैंड कहलाने से मना कर दिया है और वर्तमान में इसको नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, और यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऑर्गन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। वो कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के अगले ऑर्गन के बारे में। इसका अगला ऑर्गन है यूएन इकोसॉक। ये थोड़ा सा कठिन नाम है पर याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनके फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि इनके फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इकोसॉक का मतलब होता है इको स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, एसओ स्टैंड फॉर सोशल, और ये काउंसिल, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करती है, यानी आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देती है। इसके मेंबर है 54, इसमें 54 मेंबर होते हैं, और इन 54 मेंबरों को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक, और इसके बाद हमारा अंतिम अंग बचता है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी न्यास परिषद। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके अभी सारे ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, ये कार्य नहीं करता, ये यूनाइटेड नेशन का निष्क्रिय अंग है। फिर भी अभी भी इसका अंग है, इसलिए हमको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है, लेकिन इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि ये वर्तमान में निष्क्रिय है। अब इसका काम क्या था, तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध तक
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने दुनिया भर के आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और उनका खूब शोषण किया। 1945 के बाद जब ये देश अपने उपनिवेश को छोड़कर जाने लगे या उनको आज़ाद करने लगे, तो जैसे हमारे देश को 1947 में छोड़कर अंग्रेज चले गए, तो हमारा देश तो इस काबिल था कि वो अपना संविधान निर्माण करके अपने देश के शासन संचालन कर सकता था। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश थे जो इतने भी सक्षम नहीं थे या इतने भी बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं थे कि वो अपने देश का शासन संचालन खुद कर सके या अपने संविधान का निर्माण कर सके। तो यूएन ने काउंसिल का निर्माण किया, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसको कार्य सौंपे गए कि ये आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े देशों की रक्षा करेगा। इसमें कुछ देश रख दिए गए जो जिनका ये काम था कि वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े देशों को संरक्षण प्रदान करेगा ताकि कोई अन्य देश उनका शोषण न कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये काउंसिल बनाई गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मुख्य काम क्या था। अगर हम आम भाषा में कहें तो ये दाइमा का काम करता था। दाइमा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े देश जो थे उनको संरक्षण प्रदान करता था ताकि उनका शोषण ना हो सके। और वर्ष 1994 में एक पलाऊ देश था, पलाऊ नाम का एक देश था। ये भी इतना सक्षम हो गया कि इसने भी अपने संविधान का निर्माण कर लिया और अपने देश के शासन संचालन के योग्य हो गया। और दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं बचा जिसको एक केयर टेकर की ज़रूरत पड़े। तो वर्तमान में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको केयर टेकर की ज़रूरत पड़े या जो अपने देश के शासन का संचालन नहीं कर सकता। तो इस काउंसिल का कोई काम ही नहीं बचा, तो वर्तमान में ये निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये थे यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग जिसके बारे में हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया। अब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में 1-2 फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो यूनाइटेड नेशन की तो खुद की कोई आर्मी नहीं है, तो ये सुरक्षा प्रदान करेगा कैसे, दुनिया भर में ये सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेगा। तो इसके जो भी 193 सदस्य देश हैं, इसके जो 193 सदस्य देश हमने देखे थे, तो 193 सदस्य देश अपने देश की सेना के कुछ जवान भेजते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ठीक है, तो वो जो सेना है, यूनाइटेड नेशन की सेना जो इसके सदस्य देशों से मिलकर बनी है, उसको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, और इसको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू हेलमेट, ये दुनिया भर में जहाँ विवाद चल रहा है, जहाँ भी झगड़े चल रहे हैं, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या कहीं कोई डिज़ास्टर हो गया, कहीं भूकंप आ गया, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की ये फोर्स जाती है और वहाँ पर सुरक्षा देती है। ठीक है, इसके कार्य के लिए 1988 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, नोबेल प्राइज़। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। और जहाँ भी दुनिया भर में युद्ध होता है, तो ये 1988, जहाँ भी दुनिया भर में युद्ध जैसी स्थिति होती है, कोई मानवीय त्रासदी होती है, तो ये जो फोर्स है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, यहाँ पर भारत के भी जवान जाते हैं, बांग्लादेश के भी जवान जाते हैं और उस जगह में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने जान लिया यूनाइटेड नेशन का इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके ऑर्गन्स के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसका हेडक्वार्टर। तो लगभग जितनी यूनाइटेड नेशन के बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या जितनी बेसिक जानकारी थी, तो अभी तक हमने जान लिया। ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक बने रहें। इसके बाद अगले ही ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम अगले टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।